दोस्तों, मैं अभिषेक सुधी मिश्रा आपको अपने एग्जाम विदेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है इसका आज एक नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हम इसमें अन्य अन्य टॉपिक देखेंगे, जैसे होम रूल लीग आंदोलन, और इससे आगे भी 2-3 टॉपिक देखेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, और इससे के पहले की जो पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ तक घटना चक्र आपकी सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप एक एक करके वीडियो को देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। आइए 2 लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 लाइन एक मोटिवेशन की बोलते हैं आपके लिए। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है दोस्त, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है दोस्त, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाया जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है दोस्त, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो यदि आप अपने लिए सक्षम नहीं हैं, काम करने की कैपेबल नहीं हैं, तो फिर समझ लीजिए क्या हालात हैं आपके। लगे रहिए, डटे रहिए। आइए देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन का मतलब क्या था? तो यह जो है वो अप्रैल 1916 में तिलक ने, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, वन लाइनियर घटना चक्र सीरीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है, ठीक है ना। तो देखेंगे, आइए, ये है अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने की था? क्या है ये? अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अप्रैल 1916 में किसने किया है? तो तिलक ने 1916 अप्रैल में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की है। बेसेंट ने कॉमन लीग, जो एनी बेसेंट हैं इन्होंने कॉमन लीग और न्यू इंडिया, कॉमन लीग और न्यू इंडिया, तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया है। कहने का मतलब ये है कि जो एनी बेसेंट है इन्होंने कॉमन वील और न्यू इंडिया एक पत्र लिखा, या कहें तो न्यूज़पेपर दिया या प्रकाशन किया। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से, ये भी एक प्रकाशन का ही नाम है, तो अपने अपने प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष, जो तिलक ने किया था जिस होम रूल लीग का स्टार्टिंग, वो प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। समझ में आया नहीं आया? तिलक की जो होम रूल लीग था उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बेप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। समझ में आया? जो एनी बेसेंट ने लीग की स्थापना की है या स्टार्टिंग की है, उसके जो कहें तो अध्यक्ष सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर लिया। दोनों लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया। और वो क्या था बंटवारा? तिलक के लिए कि तिलक की लीग में जिम्मे कर्नाटक, समझ आया? तिलक की जिम्मे क्या थी? कर्नाटक, ये देखो ये रहा, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे थे। तो दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं। समझ में आया नहीं आया? मतलब एक दूसरे के कुछ जो समर्थक थे वो एक दूसरे के पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। ठीक है, आप सभी लोगों से मेरी यही कहना है कि वीडियो का पूरा देखा करें तो कुछ मिलेगा, है ना। और जो लास्ट वाली वीडियो है वो भी सारी देखें, क्योंकि एनटीपीसी, रेलवे, ईएलपी, आरपीएफ, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। घटना चक्र एक रामबाण है इन सभी वनडे एग्जामों के लिए, ठीक है ना। और घटना चक्र की ही सीरीज है। उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को
आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया। कुछ होम रूल लीग स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लाटविस्की तथा कर्नल अल्कट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्यता बनी। सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लाटविस्की तथा कर्नल अल्कट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्यता बनी। अब हम इसमें देखेंगे जो भी प्रश्न हैं वो, और प्रश्न इसमें सारे आए हुए प्रश्न हैं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और नहीं तो मिले जुले तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो देखिए सर्वप्रथम होम रूल लीग एनी बेसेंट ने आरंभ किया था, है ना, अप्रैल 1916 में। सेकेंड नंबर है 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम यहीं से। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है दोस्त, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है, किससे रही है? तो इसमें आप लिख देंगे कि गृह शासन आंदोलन से, कहने मतलब होम रूल लीग आंदोलन से। क्लियर है ना। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी अति महत्वपूर्ण है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारा एक एग्जाम इजी वे में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था। तो भैया ये तो होम रूल लीग आंदोलन ही तो था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का तो था ही था, और एनी बेसेंट का भी था, और ये एम सुब्रमण्य अय्यर जो थे ये सदस्य भी थे। टीएस अल्काट, इनका योगदान नहीं था, होम रूल लीग की स्थापना में इनका योगदान नहीं था, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो बी, डी और सी तीनों लोग जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट भी जुड़े थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे, बीजी तिलक भी जुड़े थे, कहने में बाल गंगाधर तिलक। और आंसर इसका होगा CR दास, ये होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्र, किसी अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर होगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8। आप लोग सभी लोग इत्मीनान से जुड़े रहिए, देखिए कितना एग्जाम में आपको बेनिफिट हो, और यदि आपको बेनिफिट होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन है नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मित्र, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत की थी, क्या ये सही है? तो हम देखेंगे कि 9 नंबर का और भी ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ये है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बराबर, ये तो बिल्कुल सही है ना। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एस टी बेसेंट के मतभेद उपरांत दोनों लीग बनी रही, ऐसा नहीं है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप 10 नंबर देखते हैं कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन को एक मिला दिया।
कब मिला दिया ये कमेंट करके आप भी बताएंगे, और क्योंकि ये नेक्स्ट वाले उसमें था, देखिए कब मिला दिया। तो इसमें दिया है 1916 में एक ही थे। 5 माह बाद सितंबर एनिमेशन अमूल्य की स्थापना की। तिलक कर्नाटक के बाहर थे और यहीं पे 6 शाखा तथा सीमित थी। क्लियर है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बहुत प्यार से देखते रहिए, इत्मीनान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ये घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है। एनिमेशन क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो एनी बेसेंट थे फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। क्लियर है ना। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। क्योंकि आपने भी देखा है कि गांधी से जुड़े हुए ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि न तो हिस्ट्री लिखने वाले लेखक ने कभी सोचा होगा और ना ही कभी स्टूडेंट ने सोचा होगा। जैसे कि गांधी ने लंगोट कब बांधी थी, ऐसा क्वेश्चन हमें पैट में देखने के लिए मिला था। तो हम गांधी से जुड़े कोई भी क्वेश्चन को नहीं अवॉइड करना चाहेंगे। क्या है टॉपिक, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात के लोग बहुत ही भाषा शैली में अपने तरफ मनमोहक वाले लोग होते हैं, कि जैसे कि गांधी जी थी। गांधी जी ने अपने देश को ही नहीं, अपने पूरे विश्व को अपनी तरफ मनमोहक कर लिया था। और आज के समय गुजरात के ही हमारे कहें तो कौन है भाई, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। देखिए किस तरीके से पूरे देश को अपनी बातों में उलझाए हुए हैं और कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो गुजरात के लोग, क्योंकि क्या होता है ना, गुजरात के लोगों की नसों में, पैदाइशी ब्रेन में, एक एक नस में क्या है, बिजनेस। और बिजनेस होती है तो बिजनेसमैन हमेशा एक मीठी आवाज़ में बात करता है, क्योंकि उसे अपनी बिजनेस को कंटिन्यू करना रहता है ना। तो एक बहुत अच्छी लहजे में बात करने का आइडिया होता है। चलिए कोई नहीं, अपना वो चीज़ एक अलग है। हम देखेंगे गांधी जी के कर्तव्य, गांधी जी के आंदोलन और गांधी जी से जुड़ी चीज़ों को। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी से हो गई शादी। अब शादी हो गई तो भाई कुछ समय तो शादी में भी जाएगा ना। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी एक प्रशिक्षण लिया कहाँ से, लंदन से, बैरिस्ट्री का। बैरिस्ट्री मतलब कहें तो वकालत का। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान भी थे। ये गांधी जी के पिता थे। समझ में आया। करमचंद गांधी कौन थे, गांधी जी के पिता थे, और ये राजशाही परिवार से आते थे, क्योंकि ये दीवान थे कौन, पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट से, ये सारे गुजरात में। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। आप याद रखें कि गांधी जी का उपनाम, गांधी जी के फादर्स का उपनाम क्या था, कवा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, अब बात आ रही है अपने गांधी जी पर, है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। ठीक है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने सहयोगियों की सहायता से किसने की थी, तो टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अमेरिका में की थी। ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर जुड़े हुए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि देखिए एक दूसरे की सपोर्ट से ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। हम आपके साथ ये वीडियो कंटिन्यूअस इसी आवाज़ के लहजे में आपको देते रहेंगे। यदि मेरी आपको आवाज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। कमेंट करके अवश्य बताएं हमें कि जी सर, मुझे आपकी आवाज़ और आपकी पढ़ाई से बहुत बड़ी सहमति और बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है ना, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। भैया दक्षिण अफ्रीका में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला, तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओपिनियन जो अखबार था वो किन किन भाषाओं में था। तो आप याद रखें भैया, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में था, ना फारसी में था, ना उर्दू में था। ठीक है ना अरबी में था। ये 3-4 भाषाओं में था, 4 भाषाओं, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। गांधी जो थे, गांधी ने क्या किया, फिनिक्स एक स्थापना किया, और डरबन में किया, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया फिनिक्स नाम से। फिनिक्स आश्रम को 27 जनवरी 2000
को दोबारा खोला। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अब बात आती है कि साबरमती में आश्रम भी तो था, तो आती है बात कि फिनिक्स जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुजरिश नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, जो आज के ज़माने में, आज के टाइम में हम राम राज्य देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं राम राज्य का, वो गांधी जी पहले देखते थे और सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों को नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। कौन थे भैया? गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। किसी एक व्यक्ति के निजी हित के साथ साथ वो समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। क्लियर है ना? वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने क्या किया? लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। किसने कहा? गांधी जी ने। किससे कहा? लुई फिशर से। और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का विकास होना। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक भी मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों के भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। ये वर्ड गांधी जी के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा। ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है गांधी जी का ना। गांधी जी के सत्याग्रह क्या है देखते हैं। तो गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं वो देखते। गांधी जी सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य कहाँ पे है? देखिए, उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था। क्या था? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। क्लियर है ना? गांधी जी 24 साल की उम्र में, याद रखें, गांधी जी की उम्र जब 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे, मतलब 45 ईयर तक रहे थे। जनवरी 1915 भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। सर्वप्रथम आयोजित 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्तावित भी पारित हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। आप याद रखें, 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। क्लियर है ना? क्या कलर चेंज करने की आवश्यकता है? चलिए कलर को चेंज करके रेड ही लेते हैं ना, नहीं ये वाला लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे। ये बीच में ही आए थे, आप याद रखें ना। और आप कहें कि 1915 में आए थे,
भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। 1901 में बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना करके गए थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचारब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1915 में यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। समझ में आया? जो 1915 में बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की और यही आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 17 जून 1917 को। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनको तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता की समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। कौन? गांधी जी। राज्य विहीन समाज की स्थापना, तो आप याद रखें। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय आ जाता, देखो क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, बाद में किस शब्द को सत्याग्रह चुना दिया गया? तो निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। क्या अंतर किया? गांधी जी ने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह एक शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह जो था सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। याद रखें, जो सत्याग्रह था चंपारण का, जो सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था। नेक्स्ट बहुत लाइन इंपॉर्टेंट, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये वाक्य किसने कहा? तो आप याद रखें दोस्तों, ये मेरे मित्र, ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका विरोध किसने किया था वो भी हम आपको आने वाले लाइनों में मैं बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों वीडियो है। एक बार आप मौका जरूर दें, मेरी सेवा का मौका आप अवश्य वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट करके बताया करें और एक सब्सक्राइबर्स भी करें जो भी न्यूज़ चैनल पर है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा प्रतिपादन की थी। अगर आता है तो सर्वोदय की अवधारणा प्रतिपादन किसके आधार पर की थी? तो गांधी जी ने रस्किन की बुक थी द अनटू द लिस्ट। क्लियर? धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। क्लियर है ना? धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को, जैसे ये रहा, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय के सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनयवज्ञा और करगरबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर्श करना सीखा। टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर एक राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं।
कि जो भी आपको तैयार होनी चाहिए। यह उनके अहिंसक सहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति भी अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों का संचालन किया था। तो क्या संघर्ष थे? चंपारण आंदोलन 1917 और 18 में ये हुआ है। अहमदाबाद, ये चंपारण हुआ बिहार में, अहमदाबाद खेड़ा गुजरात में हिस्सा लिया है। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि गांधी का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुए चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना थी। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, आप सभी लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक टेलीग्राम चैनल एग्जाम विदेशन पर भी ज्वाइनिंग भी है, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए थे। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल हुआ था। यहाँ पे समझ में आया? महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने न्योता दिया था। क्लियर है ना? पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था, राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JV कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज तथा डॉक्टर अनुग्रह राय सिंह, राजकिशोर प्रसाद, H पोलाद इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। आप याद रखें कि विरोध किसने किया? तो NG रंगा ने विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और NG रंगा ने इनका विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। याद रखें कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो था वो था 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस लेकर विवाद हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों के इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर दिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की थी। इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। मालिकों ने इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। किसने? गांधी जी ने। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा। क्या पड़ा? ये असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने को फैसला किया। तो अगर आता है कि मिल मालिकों ने कितना बोनस देने का फैसला किया था तो 20, और ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 गुजरात के खेड़ा में किसानों की फर्स्ट नस्ल हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान छूट नहीं दी थी और भूराजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। आप याद रखें, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको याद रखने योग्य हैं। याद रखें, प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहा कि जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, ये देखो ये रहे बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट
सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें बर्दा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में, ये सुनते रहिए, बहुत इत्मीनान से पूरी वीडियो को बहुत तरीके से सुनिए, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सेशन को हमारे साथ जुड़े रहें। इससे पहले की हम काफ़ी वीडियो आपको दे चुके हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित। आने वाले समय में पॉलिटी भी दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। याद रहे कि ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी थे। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु हम देखेंगे अब, ये भी जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ, गांधी जी ने ही गरीबियों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्होंने दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। गांधी जी ने, ठीक है, दीनबंधु। एंड्रयूज वर्ष 1925 27वां ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 सितंबर 1920 को रायपुर में स्थित धमतारी में हुआ था। इसके लिए अतिरिक्त वे नवंबर में भी आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखें, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी जो थे कांग्रेस सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना, तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म की स्थापित की थी। गांधी जी ने काफ़ी फर्मों की स्थापना की है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह से शोषण का विरोध करती थी। किसकी? गांधी जी की। चाहे वह शोषण देश के भीतर का हो, वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो, या बाहर से हो। गांधी जी उसके दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, कुटीर उद्योग, गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना आदि जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने की मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी भाई साहब। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने से पहले पी ले थोड़ा पानी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जुड़े रहिए। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सुनिए तो फिर। दूर के दीदार को भी बेबसी ही ठीक थी, दूर के दीदार को बेबसी ही ठीक थी, यूं बिछड़ने से भली तू अजनबी ही ठीक थी, है ना। तो कोई किसी से न बिछड़े, आराम से हमारे साथ कंटिन्यू बनाए रखें और एकदम अपनी प्रिपेयर एक अच्छी वे में करते रहें।
देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है तो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना। तो करमचंद गांधी दीवान थे, इनके पिता जो कहाँ के दीवान थे, तो उपयुक्त सभी राजकोट के भी थे, पोरबंदर के भी थे, बंकानेर के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी अब क्या करूंगा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। क्यों? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी वो भावनगर कॉलेज था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सामलदास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट तथा अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस किस की स्थापना और पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो आप इंडिया ओपिनियन है ना। नेक्स्ट है, देखो सुन लो इसका भी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में था, न कि उर्दू फारसी में नहीं था, याद रखें। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है आपका, डरबन में। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम के गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे एम के गांधी, ठीक है ना। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले से देख रखा है। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज के आधार बनाया। गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा करते थे, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गांधी के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये गांधी जी के लिए बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे अंतिम स्थान दिया गया था? तो आप याद रखें, हड़ताल को अंतिम स्थान दिया गया है। सबसे पहले उपवास दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी लोअर पीसीएस में 2013 में आया हुआ है, मेंस या पीसीएस में आने वाला क्वेश्चन है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये तो बिल्कुल नहीं था। गांधी जी ने कहा था कि शत्रु को पराजित नहीं किया जाए, उसके हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 को गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो ये आत्म नियंत्रण बताया। गांधी ने सर्वोदय उपाय सर्वोत्तम उपाय है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे? तो 21 वर्ष बिताए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में, आप सभी दोस्तों को मालूम है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आप याद रखें कि पीटर मार्ट्सबर्ग था जिसमें गांधी को फेंक दिया गया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी की नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिससे का उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। समझ लीजिए कितना संघर्ष हमारे पूर्वजों ने उठाया हुआ है। महात्मा गांधी जो थे, एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। कब लिया था भाग? तो 1901 में भाग लिया था। ये जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उसी दौरान ये वहाँ से आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर में बाहर स्थित है, तो बताइए। तो ये अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलेंगे हम। अब ये कब स्थापित किया गया था? 1915 में, और 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। महात्मा गांधी ने
अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए भैया? सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल देखेंगे, महात्मा गांधी ने संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो हम देखेंगे फिनिक्स, ठीक है ना, 90 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। इसमें क्या कह रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रोस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवा प्रदान की थी। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य किया था। अब देखेंगे 21 में क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? सबको पता है यार। 22 है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसने नहीं है? तो ये डी, सत्ता। 24 है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा है। हम देखेंगे 25, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था सबसे पहले। कब किया है? सत्याग्रह शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण में दिया था गांधी का पहला सत्याग्रह सफल। 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो जिसमें उन्होंने सविनय आज्ञा का प्रयोग किया था, तो चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं 27, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी जिसके लिए सर्वाधिक माने जाते हैं, वह भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए कहा था। 28 देखेंगे, 28 है, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्लियर। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, सी नंबर था, ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऐसी देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम लिखिए। तो चंपारण, अहमदाबाद, मिल, खेड़ा और असहयोग। तो सबसे पहले भैया चंपारण ही हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हुआ था, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। बिल्कुल सही है, क्रम से लगे हुए हैं। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में और खेड़ा 1918 22 मार्च, असहयोग गए। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। 32 देखें, निम्नलिखित में से कौन, देख लीजिए ये भी है, सही है। अब 33 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या है जिसको महात्मा गांधी ने बदल डाला? तो यह व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इसमें पुस्तक में कहा गया। अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन की पुस्तक थी। 3 बातों को नोट किया। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये थोरो से, रस्किन से, टॉल से, तीनों से। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन। 36 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये बारदौली। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदौली। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली का सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। 37 है, निम्न में से गांधी जी के संदर्भ में सही है? तो जात भी अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये सारे गांधी जी के, ये सही है। 38 है, महात्मा गांधी को भारत सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 39 है, गांधी के नेतृत्व में पहले महात्मा जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? तो भैया बताएंगे, यह महात्मा कब जोड़ा गया था? 39 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए, सही हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब देखेंगे हम 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। क्लियर। 41 नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। इनकी बहन सुशीला नायर गांधी जी की मतलब व्यक्तिगत चिकित्सक थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बायकॉम सत्याग्रह।
बायकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में सब बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। सही है ना? फोर्टी 44 है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे के एक शिक्षक था? तो जीवी कृपलानी एक शिक्षक थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन सी व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो कौन है? जमनालाल बजाज भी है। अब हम देखेंगे 46 क्वेश्चन, टोटल इसमें है कितने ये देख लें एक बार। 90 क्वेश्चन 92। तो नेक्स्ट क्या है? $59 क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। 60 का है गांधी जी 60। चलिए अब देखेंगे 61 क्वेश्चन है आपका भैया मेरे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था। ठीक है, 1917-18 में अहमदाबाद में। अब 62 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। 63 है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? तो यह सूती मिल कामगारों के लिए। 64 है क्वेश्चन आपका, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। 65 क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही है, जो ए नंबर है वो सही आपका भी सही है। वे है अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देते हैं, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी हैं, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये तीनों सही है। डी नंबर बिल्कुल गलत है, वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। 66 है, M.K. गांधी के अनुसार 80 वर्षों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी सही है, उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना। 66 के बाद है 67, गांधीयन इनोवेशन। डी नंबर, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों मित्र, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस थोड़ा ही है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये सबसे पहले हुई थी। 69 है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया है? तो राजकुमार शुक्ल। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल थे। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, चंपारण तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? 3/20 सही है। 72 देखते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया? तो चंपारण में किया था। ये वाला ये रहा। 73, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। 17, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकटिया। 75 है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? 3/20 ए नंबर सही होगा इसका। अब देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 बोला, तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसने से समाधान थे? तो चंपारण नहीं।
77 है डॉक्टर ए नंबर का ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। क्वेश्चन नंबर इसका वी है, मतलब सेकंड है, चंपारण जांच में आचार्य रवि कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से सही है, दोनों सही है। नहीं फर्स्ट वाला सही है भाई, सेकंड सही है। 78 है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। 79 है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अवश्य बताएं, जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह संबंध है? राजकुमार शुक्ल। 80 नंबर है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल। 81 में है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो भैया जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण। 84 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण किया था। 85 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो 86 का ये हो जाएगा आपका सी, चंपारण। फिर है 87, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। 88 देखो, अब 89 हमने दिए, सारा बात हो गया ना, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं वीडियो। किसान आंदोलन और किसान सभा को हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सभी लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक पहल सभी के लिए है, ठीक है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।